गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर हमारा चल रहा है, उसमें हमने पढ़ा था ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना का जो फॉर्मेट है वो हमने देखा था। उसमें जो फर्स्ट स्टेप था एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना, अपेक्षित किराया कैलकुलेट करना, वो हमने सीखा था। उसके आगे का टॉपिक हम देखते हैं प्राप्त या प्राप्य किराया ज्ञात करना। ये देखिए, प्राप्त या प्राप्य किराया ज्ञात करना, कंप्यूटेशन ऑफ रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो ये एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करने के बाद हमें कैलकुलेट करना होता है। इसमें आपको कैलकुलेट नहीं करना, इसमें बस आपको ये देखना है कि जो मकान की अवधि है जिसमें वो किराए पे उठाया गया है, उस अवधि का उसका जो प्राप्त किराया है वो कितना है। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट वाला है प्राप्त अथवा प्राप्य किराए की अवधि में संबंधित समायोजन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, यदि मकान गत वर्ष में निर्मित हुआ हो, क्रय किया हो अथवा बेचा हो, यानी कि कोई मकान है तो वो एसएससी के पास अगर 12 मंथ से कम पीरियड के लिए भी रहा हो तो जितने मंथ्स के लिए उसके पास रहा है वो ही उसके लिए प्राप्य या प्राप्त किराया होगा। फॉर एग्जांपल 10 महीने के लिए ही रहा है तो 10 महीने में कितना किराया प्राप्त होता है या हुआ हो तो वो अमाउंट ही यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है, यदि मकान कुछ मास स्वयं के निवास में प्रयुक्त हुआ एवं शेष अवधि में किराए पर हो, तो ऐसे केस में जब वो खुद रह रहा है तो वो मंथ्स हटा दिए जाएंगे, वो ड्यूरेशन को आप हटा देंगे। और जो बचे हुए, फॉर एग्जांपल आपने 8 मंथ्स तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, स्वनिवास के लिए काम मिले हुए, बचे हुए 4 महीने किराए पर उठाएं, तो यहाँ पर प्राप्त किराए में वो 4 महीने ही आएंगे। ठीक है, तो ये होता है प्राप्य किराया कैलकुलेट करना। इसमें आपको कैलकुलेट नहीं करना, इसमें बस आपको ये देखना है कि मकान कितनी अवधि के लिए किराए पर उठाया गया है या ये माना गया है कि ये मकान किराए पे उठाया गया है। इसके बाद देखिए, अपेक्षित किराया की प्राप्त या प्राप्य किराए से तुलना करना, यानी फर्स्ट स्टेप में हमने एक्सपेक्टेड रेंट या अपेक्षित किराया ज्ञात कर लिया, दूसरे में हमने ये लिख लिया कि प्राप्य किराया कितना है। उसके बाद हम इन दोनों अमाउंट्स में कंपैरिजन करेंगे। देखिए, जो टेबल हमने इस तरीके का फॉर्मेट बना के जो टेबल हमने कल देखी थी, ये उसी के आगे का कंटिन्यूएशन है। एक्सपेक्टेड रेंट एज कैलकुलेटेड अर्लियर, जैसा कि पहले हमने अपेक्षित किराया ज्ञात कर लिया, वो आप अमाउंट यहाँ लिख देंगे इनर कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट, रेंट रिसीवेबल ऑफ द हाउस फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच हाउस इज ओन्ड। ठीक है, यानी जब तक एसएससी के पास मकान का स्वामित्व था तब तक उसका रेंट रिसीवेबल कितना है, माइनस कर देंगे उसमें से हम रेंट फॉर द पीरियड फॉर विच हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी कि स्वनिवास के लिए अगर करदाता ने उस घर को रखा हुआ है जिसमें घर में खुद एसएससी रह रहा है तो वो अवधि आप उसमें से हटा देंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। माइनस कर देंगे बैड डेब्ट्स ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी पिछला कोई बकाया हो, कोई बैड डेब्ट वो नहीं आया हो तो वो माइनस कर देंगे। माइनस और प्लस करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ये मैं आपको आगे डिटेल में जब क्वेश्चंस में आएंगे तब आपको समझाऊंगी। तो प्राप्य किराए को और एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे और जो अमाउंट निकल कर जो आएगा यहाँ पे वो क्या होगा, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी मैं एक बार आपको फिर बता देती हूँ। सबसे पहले आप नगर पालिका मूल्यांकन लिखेंगे और उचित किराया मकान का या फेयर रेंट आप लिखेंगे, दोनों में से कंपेयर करेंगे, जो ज़्यादा होगा वो आप लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, जो कि क्वेश्चन में मिल जाएंगी आपको डिटेल्स। उसके बाद उन दोनों में से जो कम होगा वो राशि आप यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड रेंट के रूप में लेनी है। फिर उस एक्सपेक्टेड रेंट को आप यहाँ पे अपेक्षित किराए को आप प्राप्य किराए से तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आप यहाँ पे ले लेंगे, वही राशि आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू की राशि होगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दी है, एग्जाम्पल में इसको समझाती हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। तो एक बार तो आपको मोर, एक बार लेस, फिर एक बार मोर वाली टर्म आपको लेनी है, यानी आपको 3 बार कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंपैरिजन में आप मोर, सेकंड कंपैरिजन में लेस और थर्ड कंपैरिजन में वापस आप मोर वाला अमाउंट लेंगे। देखिए एग्जांपल देखिए इसका, यहाँ पे क्वेश्चन दे, इलस्ट्रेशन है आपके 4.5। श्री ऋषभ जयपुर में 3 मकानों के स्वामी हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, इन तीनों की नंबर ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स इन ईच हाउस 1, 2 एंड 3। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन सबका दे रखा है, फेयर रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, रेंट पर रेजिडेंशियल यूनिट दे रखा है आपको। पहले मकान का 4 माह का किराया बाकी है जिसके नियमानुसार वसूल होने की कोई संभावना नहीं है, बैड डेब्ट हो गया ये, और मकान को खाली करवाने की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। दूसरे मकान की दोनों इकाइयाँ एक ही व्यक्ति को किराए पर दी गई हैं, एक ही मकान माना जाएगा इसको। इस दूसरे मकान के लिए स्वामी ने गत वर्ष में नल बिजली पे 8,000 वहन की, जबकि किराएदार किराए के अतिरिक्त 500 रुपये प्रति माह मकान की किस्त चुकाता है। तीसरे मकान की प्रथम इकाई वर्ष पर्यंत स्वयं के निवास में प्रयोग में आई है तो इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे, जबकि दूसरी इकाई 3 माह तक स्वयं के निवास में प्रयोग की गई है। तो ये जो 3 माह के लिए 3 माह का तो आप प्राप्य किराया नहीं लेंगे, बचे हुए 9 माह का यहाँ पे आप प्राप्य किराया मानेंगे। इस मकान को तीसरी इकाई का 4 माह का किराया बाकी है,
बकाया आप लेस कर देंगे। यह इकाई किराएदार ने खाली कर दी है, किराया वसूल होने की कोई संभावना नहीं है, तो ये भी आपका बैड डेब्ट हो गया। मकान देते समय किराएदार ने 2 माह के किराए के बराबर अग्रिम जमा कराया था। एडवांस सभी मकानों का वार्षिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपको जो मंथ्स दे रखे हैं कि सेल्फ निवास माना है या फिर खाली रहा है, तो इनको आपको कंसिडर करना है। बाकी की इन्फॉर्मेशन तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो देखिए इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाउस से ज़्यादा हैं तो अमाउंट के अलग अलग कॉलम बनेंगे। अब फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और जो थर्ड हाउस है उसमें अलग 3 यूनिट है, तो यहाँ पे आपको तीनों का अलग अलग इसलिए लेना है क्योंकि एक यूनिट को यहाँ पे स्वनिवास के लिए काम में लिया गया है। तो चलिए पहले फर्स्ट हाउस देखते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने से। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, जो कि सब मकान के अलग अलग क्वेश्चन में गिवन है, हमने देखकर यहाँ पे लिख ली। उसके बाद है फेयर रेंट, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, आपने एज इट इज़ लिख लिया। अब आपको इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो राशि यहाँ पे आपको लेनी है सी पॉइंट में। तो इन दोनों में से ज़्यादा 66 है, उसी तरीके से यहाँ ज़्यादा वाला राशि आपने सब में ले ली। अब इस ज़्यादा राशि को आप स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करोगे। ये स्टैंडर्ड रेंट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, तो यहाँ पर आपने मैंशन कर दिया। अब आपको कौन सी राशि लेनी है इन दोनों में से कम वाली। तो यहाँ देखिए इन दोनों में से कम वाली राशि 63 है या 96 है, तो यहाँ पे आपने ले ली। अब फर्स्ट यूनिट, क्योंकि थर्ड हाउस की फर्स्ट यूनिट यहाँ पे आपकी सेल्फ उसके लिए ली गई है, सेल्फ रेजिडेंस के लिए, तो यहाँ पे जो एनुअल वैल्यू उसकी यहाँ तक वो नील चलेगी। तो फर्स्ट यूनिट के लिए आपको कैलकुलेशंस नहीं करनी है, थर्ड हाउस की फर्स्ट यूनिट के लिए। अब आपके एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आ गया। स्टैंडर्ड रेंट आपने कैलकुलेट, स्टैंडर्ड रेंट भी क्वेश्चन में देख के लिख लिया, जो कम राशि हुई वो आपने ले लिया, तो यहाँ पे वो आपका अपेक्षित किराया यानी कि स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड रेंट वो हो गया। ठीक है, अब हर केस में अलग अलग। अब इसके बाद आपको प्राप्त और प्राप्य किराए से इसकी तुलना करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे कर भी रखिए रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, यानी इससे आपको यहाँ पे तुलना करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ एडजस्टमेंट आपको दे रखे हैं, वो एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको करने हैं। तो देखिए जैसे कि फर्स्ट हाउस के लिए ये कहा था कि 4 माह का किराया उसको प्राप्त नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलमेंट के कुछ नहीं है, वाटर चार्जेस कुछ नहीं है, लेकिन किराया प्राप्त नहीं हुआ है यहाँ पे 4 महीने का, है ना। तो ये 4 महीने का किराया आपने यहाँ पे लेस कर दिया। ठीक है, अब इस सेकंड वाले हाउस के लिए बोला था कि वो नल बिजली का 500 रुपये किस्त चुका रहा है, तो ये इसमें जोड़ देंगे हम रेंट रिसीव्ड में, क्योंकि ये वो चुका रहा है, तो यहाँ पे आपने ये जोड़ दिया 6000। माइनस कर देंगे वो इलेक्ट्रिसिटी और इनके भुगतान कर रहा है, तो क्योंकि ये किराएदार अगर भुगतान कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 8000 कौन वहन कर रहा है, स्वयं नियोक्ता, मकान मालिक। तो ये आपको यहाँ पे लेस कर देना है, क्योंकि वो किराए का पार्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे आपने लेस कर दिए। उसके बाद थर्ड हाउस की फर्स्ट यूनिट के लिए हमें कुछ नहीं करना, सेकंड यूनिट के लिए, थर्ड हाउस के सेकंड यूनिट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन थर्ड हाउस की थर्ड यूनिट के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि जो 4 माह का किराया है वो वसूल नहीं होगा, तो यहाँ पे हमने देखिए वो अमाउंट यहाँ पे हमने लेस कर दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर, तो ये आपका क्या हो गया, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल हो गया, सबके लिए अलग अलग है ये। अब आप इसको कंपेयर करेंगे किससे, एक्सपेक्टेड रेंट से। इन दोनों में से जो ज़्यादा वाली राशि होगी उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू के तौर पे। तो 6644 में ये 63 है, सॉरी, यहाँ पे इसमें जो भी ज़्यादा होगा आप यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे 96 है, ये नील ही रहेगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे 10,000 ज़्यादा है तो 10,000 आप लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करनी है, और ये जो एडजस्टमेंट है ये हर हाउस के लिए अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, बस इस चीज़ में आपको ध्यान देना है कि जिस अवधि में मकान खाली रहा है और किराया प्राप्त होने की उम्मीद नहीं है, वो अमाउंट आपको यहाँ से हटा देना है। अब आप ये अमाउंट कैसे लेके आए कि जैसे इस फर्स्ट वाले हाउस में मकान खाली रहा है कितना, 4 महीना मकान खाली रहा है। थर्ड हाउस की थर्ड यूनिट भी ये शायद 2 महीने यहाँ पे खाली रही है। क्वेश्चन में अभी एक बार फिर आपको दिखा दूँगी। तो इनका जो किराया है, तो ये जो किराया है उचित किराया फेयर रेंट के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, यानी ये जो 5500 रुपये लिए हैं आपने फेयर रेंट के हिसाब से लिए हैं, यहाँ पे भी आपने फेयर रेंट के हिसाब से लिए हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू का, किस तरीके से ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आप लोग सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को देख के। छोटा सा क्वेश्चन है ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। और ये ऊपर का जो फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट कल मैंने आपको बता दिया था और ये आज उसके आगे का फॉर्मेट है, तो इन दोनों फॉर्मेट को कंबाइन करोगे, आप एक साथ लिखोगे तो जो आपके सॉल्यूशन में दे रखा है उस तरीके का फॉर्मेट बन के आएगा। कंप्लीट एक कंबाइंड बड़ा, जो शुरुआत होगी जिसकी म्यूनिसिपल वैल्यूएशन से और लास्ट होगा उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, उसके बाद यहाँ पे देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है ये। इस तरीके से वर्किंग नोट भी आपको यहाँ पे मेंशन करके आना है।